हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में जो भी सिलेबस डिकोडिंग टॉपिक हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज यह चौथी क्लास होगी और इस चौथी क्लास में हम लोग आज बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के दूसरे खंड में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूँकि इस बार G20 शिखर सम्मेलन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगामी जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है वह भारत में होने वाला है, तो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है G20 शिखर सम्मेलन से। तो हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन का महत्व देखेंगे, भारत और G20 के संदर्भ में क्या बातें हैं, भारत के लिए G20 कितना मायने रखता है, क्या महत्व रखता है। नेक्स्ट इसकी उपलब्धियां देखेंगे, चुनौतियां क्या हैं G20 शिखर सम्मेलन में अभी, और वे फॉरवर्ड आगे की राह, फिर लास्ट में एक कंक्लूजन। तो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि यह न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो 18वां G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है, तो यह जो है इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। अब इसके महत्व पर चर्चा करने से पहले इसकी एक भूमिका होनी चाहिए। जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं इंट्रो पार्ट होना चाहिए। तो इंट्रो पार्ट में हम लोग क्या करें, तो इंट्रो पार्ट में अगर आप लोग एक मैप बना देते हैं और मैप में दिखा देते हैं कि G20 में कौन से सदस्य देश हैं, तो आपके 2-3 मार्क्स तो अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा, वर्ड मैप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली बना लेंगे। तो G20 देश कौन से सदस्य देश हैं, तो उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और इधर दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो अमेरिका महाद्वीप के 3 देश हैं, जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका एक केवल मात्र देश है अफ्रीका महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके ऊपर इंडोनेशिया, भारत, चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, सऊदी अरब और तुर्की, ये आपके एशियन कंट्री हैं। उसके बाद यूरोपियन कंट्री की बात करें तो सबसे पहले इसमें यूरोपियन यूनियन स्वयं है, उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, और इटली इसमें शामिल है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो इस तरीके से आपके 20 सदस्य देश जो हैं G20 आपके हो गए ग्रुप ऑफ 20A। अब हम लोग भूमिका लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे G20 वर्ष 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। तो 1999 के दशक में जब पूरे विश्व में वित्तीय संकट का दौर आया, तो उस टाइम जो कुछ डेवलपिंग कंट्री थी और अन्य जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, भारत जैसे देश थे, तो इन देशों ने एकजुट होकर इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक मंच तैयार किया और वह मंच G20 देश कहलाया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अपने सदस्य के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, ताकि वित्तीय विनियमन को बढ़ावा दिया जा सके और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार किया जा सके। किस लिए? वित्तीय संकट से निपटने के लिए। तो इसलिए ये G20 जो है 20 सदस्य देशों ने एक मंच तैयार किया, जिससे जो है वैश्विक स्तर पर जो भी वित्तीय संकट आए तो इसके सदस्य देश जो हैं एक वित्तीय नियमन को बढ़ावा दें और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे का निर्माण करें। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 जो देश हैं, जो 20 संस्थापक देश हैं, ये वैश्विक GDP के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, आप लोग प्लीज़ ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस में पहला इंपॉर्टेंट जो है कि पूरी दुनिया की जो GDP है उसमें 90% लगभग जो प्रतिनिधित्व है ये G20 देशों का ही है। तो आप लोग देख सकते हैं G20 देशों में वैसे भी जो दुनिया की टॉप लेवल कंट्री हैं वो जो है इसका प्रतिनिधित्व करती हैं, USA, चाइना, भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक GDP का लगभग 90% जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंस है, यह वैश्विक व्यापार का 80% के आसपास प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसमें 80% जो ट्रेड व्यापार होता है वह G20 के जो है सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो लगभग 60% जनसंख्या G20 देशों का जो है यह प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात इन G20 देशों में दुनिया की 60% जनसंख्या समाहित है। चौथी इसकी इंपॉर्टेंस है कि जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का लगभग 80% से अधिक जो उत्सर्जन है वह इन G20 देशों द्वारा किया जाता है। तो ये जो है टॉप डेवलपिंग कंट्री हैं
तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। जीडीपी का 90% के आसपास इनकी जो है प्रतिनिधित्व है, वैश्विक व्यापार का 80%, कुल जीवाश्म ईंधन का जो उत्सर्जन होता है उसमें भी 80% से अधिक जो है इन्हीं देशों की जो है भूमिका है, और जनसंख्या के मामले में 60% का प्रतिनिधित्व ये G20 सदस्य देश करते हैं। अब भारत और G20 किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लिए G20 कितना जो है इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम जानेंगे। हम इस टॉपिक को पूरे 360 डिग्री में पढ़ेंगे। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली से इसको ट्रैकल कर सकें। यह न केवल बीपीएससी मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मेंस जो है रिटन फॉर्म में होता है, उन सब के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ष 2022 और 2023 के जो मेंस एग्जाम होंगे उनके लिए। तो भारत के लिए G20 क्यों महत्वपूर्ण है? पहला तो इंपॉर्टेंस यही हो जाता है कि भारत G20 का जो है संस्थापक सदस्य देश है, और 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 इंडोनेशिया में होगा। तो 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है वह नवंबर 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होगा, और उसके बाद जो है दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता जो है भारत ग्रहण कर लेगा। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है 2023 का 18वां शिखर सम्मेलन वह नई दिल्ली में होगा, इस बात की घोषणा की है। तो भारत इंडोनेशिया में जैसे शिखर सम्मेलन होगा 17वां शिखर सम्मेलन, और उसके बाद भारत को दिसंबर 2022 से जो है G20 की अध्यक्षता दे दी जाएगी, और आगामी 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में यह पहली बार होगा जब G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है G20 शिखर सम्मेलन इस बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा, अर्थात दिसंबर 2022 में ये अध्यक्षता ग्रहण करेगा, और 2023 तक जो है जब तक G20 18वां शिखर सम्मेलन नहीं हो जाता जब तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। अपनी अध्यक्षता में भारत द्वारा पिछली G20 शिखर सम्मेलन में लाए गए प्रस्तावों और कुछ नई प्राथमिकताओं के प्रस्तावों को दृढ़ता से जो है G20 के मंच में रख सकेगा। तो इसलिए इस बार यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत हमेशा जब भाग लेता है G20 शिखर सम्मेलनों में तो अपनी कुछ बातें रखता है, और G20 शिखर सम्मेलन में जो देश अध्यक्षता करता है उसकी इंपॉर्टेंस जो है इस मंच पर अधिक हो जाती है, अधिक प्रभावी हो जाता है वो देश। इसलिए भारत जो प्रस्ताव लाता है G20 शिखर सम्मेलन में, तो उन प्रस्तावों को जो पिछले उसके प्रस्ताव हैं और कुछ जो नई प्राथमिकताएं हैं उन प्रस्तावों को जो है इस बार भारत G20 के मंच पर दृढ़ता के साथ में रख सकेगा। तो देखेंगे भारत के पिछले शिखर सम्मेलन में लाए गए प्रस्ताव और कुछ जो नई प्राथमिकताएं हैं जो भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन में रखेगा, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली क्या इंपॉर्टेंस है, तो भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट है वह समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास की बात हमेशा करता है। तो ये पॉइंट आप जो है इजीली से कवर कर सकें, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, जो पॉलिसी है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो अपनी बातें करता है हमेशा बहुपक्षीय मंचों में, तो इन्हीं सब पॉइंट जो है वो शामिल होते हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को G20 शिखर सम्मेलन में ही भारत पहले से रखता आया है, और इस बार जो है भारत के पास इसकी अध्यक्षता होगी तो इन प्रस्तावों को और दृढ़ता के साथ इसमें रख सकेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमने देखा था भी 4 इसके महत्व, ट्रेड में 80%, कुल GDP में 90%, 60% पॉपुलेशन और 80% से ज़्यादा जो है जीवाश्म उत्सर्जन, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली जो इसका प्रस्ताव था वह पहले समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास की बात हमेशा करता आया है, तो ये पहला प्रस्ताव होगा। दूसरा, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने की बात हमेशा करता है, क्योंकि भारत के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती हो जाती है। इधर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, और चूंकि जो इसके बॉर्डर एरिया हैं वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं, इसलिए भारत आतंकवाद पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का जो है प्रस्ताव रखेगा और पहले से भी रखता आ रहा है। नेक्स्ट इसका जो हो जाता है विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध से निपटना और बहुपक्षीय सुधार करना। तो भारत ने जो पहले प्रस्ताव लाए थे G20 में, तो उसमें शामिल था आर्थिक अपराध से निपटना, अर्थात जो आर्थिक अपराध होते हैं इनसे निपटना और इनके लिए कुछ बहुपक्षीय सुधार करने की बात की थी। नेक्स्ट, वैश्विक कराधान, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क। भारत पिछले बार जो है वैश्विक कराधान की बात की थी, अर्थात जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो उन देशों में अपने हेड ऑफिस को प्रतिस्थापित करती हैं जहां जो टैक्सेशन होता है या तो
बहुत ना के बराबर होता है, तो वो क्या करती हैं, उस देश में टैक्स पे करती हैं और अपनी जो वस्तुएं होती हैं दूसरी देश में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो लगभग जो है कैश, इसको टैक्स को चोरी करने वाली बात की जाती है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने हेड ऑफिस को दूसरी जो है छोटी कंट्रियों में जहां पर टैक्स बहुत कम है वहां पर वो उनका हेड ऑफिस खोलती है और वहां से अपनी कंपनी को पूरी तरीके से संचालित करती हैं। तो जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स जो है वो बहुत कम पे करती हैं। तो भारत ने एक न्यूनतम कराधान की बात की कि वो ऑफिस कहीं भी खोले, कंपनी कहीं भी हो, लेकिन उनको जो एक टैक्स है वो न्यूनतम एक टैक्स होना चाहिए जो सभी कंपनियां पे करेंगी। तो 15% जो है न्यूनतम टैक्स की बात की गई थी। इस प्रस्ताव को देखते हुए G20 जो देश थे अभी हाल ही में 15% न्यूनतम कर समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए, सहमति बनी देशों की। नेक्स्ट जो बात करता है भारत, वह स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास, साथ ही नई डिजिटल तकनीकी से पैदा होने वाले मुद्दे से निपटना। तो स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा ये भारत के जो है मेजर सेक्टर हैं। तो इनके लिए जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास हो, और चूंकि डिजिटल अवसंरचना के साथ में डिजिटल तकनीकी से पैदा होने वाले मुद्दे, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें जो है सामने आती हैं, तो इनसे निपटने के लिए भी जो है कदम उठाए जाने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट जलवायु वित्त पोषण, तो ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं जो जिन्होंने अपना विकास कर लिया है, पेरिस समझौते के तहत जो विकासशील देश हैं उनके विकास के लिए जो है कुछ फंडिंग की बात की गई थी। तो भारत कहता है कि पहले तो पेरिस जलवायु समझौते के साथ जो बात की गई है उसका क्रियान्वयन हो, वो फंडिंग जो है विकासशील देशों को दी जाए, विकसित देशों द्वारा। और दूसरी चीज अन्य प्रकार से भी जलवायु वित्त पोषण जो है जो विकासशील देश हैं विकसित देशों द्वारा उनको किया जाए। चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की बात, क्योंकि जो यूक्रेन अभी वार हुआ है उससे पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी जो है काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जा रहा है। तो इस बार जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन आदि जैसे जो है मुद्दे भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और भारत G20 शिखर सम्मेलन में पिछली बार से जो है इनको रखता आ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन जब इस बार होगा भारत की अध्यक्षता में, तो ये सारे प्रस्ताव भारत दृढ़ता के साथ G20 मंच पर रखेगा, और जिसका जो है सकारात्मक रूप भी देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे G20 की क्या उपलब्धियां हैं। अभी तक जब से G20 जो है डेवलप हुआ है उसके बाद में G20 की क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, तो उसमें पहला हम लिख सकते हैं वैश्विक आर्थिक समृद्धि के भविष्य का मार्ग निर्धारित करना। तो उपलब्धि क्या है कि पूरी दुनिया में जब वित्तीय संकट आया था तो उसी को खत्म करने के लिए यह बहुपक्षीय मंच का निर्माण किया गया था। तो वैश्विक आर्थिक समृद्धि के जो है भविष्य का जो है मार्ग निर्धारित करता है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस में देखा था कि 90% GDP रोल जो है ये 20 सदस्य देश करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि में ये देश काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो लगभग वैश्विक आर्थिक समृद्धि का जो भविष्य है इन्हीं 20 देशों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट इसकी जो उपलब्धि है 2008 के वित्तीय संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, और जो हाल ही में आया कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों को हल करने में भी इसका योगदान देखा जा सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2008 की वित्तीय संकट, चाहे ईरान का आपका परमाणु कार्यक्रम हो, कोविड-19 के दौरान G20 देशों ने ग्लोबल वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम चलाकर इसको जो है खत्म करने के लिए जो कदम उठाए, तो ये सारे जो है वैश्विक संकट को हल करने में G20 देशों का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट इसका तीसरा जो उपलब्धि है वह कम आय वाले विकासशील देशों के लाभ के लिए कर प्रणाली में सुधार करना। जो भी बात की थी मैंने ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग की, तो इस प्रस्ताव को देखते हुए दुनिया के और भी देशों ने इस प्रस्ताव की बात की थी। तो इस पर जो है कदम उठाया था G20 के देशों ने। तो कम आय वाले विकासशील देशों के लाभ के लिए क्या किया, कर प्रणाली में सुधार किया और बड़ी कंपनियों पर मिनिमम 15% निगम कर लगाने का समझौता किया है। नेक्स्ट मानव संसाधन विकास एवं रोजगार से में जो है इसका काफ़ी अहम रोल हो जाता है, क्योंकि 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25% कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की G20 के देशों में। तो G20 के मंच पर 2025 तक कार्यबल भागीदारी में जो लैंगिक अंतराल है, अर्थात जो महिलाओं की भागीदारी है, उसको जो है बढ़ाने की बात की, और इसका जो गैप है, जेंडर गैप है, इसको 25% तक कम करने की बात की गई है भागीदारी में, कार्यबल की भागीदारी में। नेक्स्ट
साथ ही युवाओं की भागीदारी को भी 15% की स्तर तक लाने की प्रतिबद्धता प्रकट की। तो मानव संसाधन के विकास और रोजगार को जो है बढ़ावा देने के लिए भी G20 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने में भी काफी अहम योगदान निभाता है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली वित्तीय द्विपक्षीय बैठकों के फलस्वरूप कई बार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते या फिर समझौते हेतु प्रतिबद्धताएं देखी गई। अर्थात जब G20 शिखर सम्मेलन होता है तो इसमें जो 20 संस्थापक सदस्य और कई अतिथि देश भी शामिल होते हैं। तो इस दौरान जो होता है कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं देशों के मध्य में। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि इस शिखर सम्मेलन में ही कई अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौते हो जाते हैं या कुछ समझौते हेतु प्रतिबद्धताएं देखने को मिलती हैं। तो द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए यह जो शिखर सम्मेलन का मंच है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस स्तर पर इसकी उपलब्धियां भी देखी जा सकती हैं। तो ये हो गई आपकी G20 की उपलब्धियां। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके इसका नोट्स बना सकते हैं, इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे G20 की क्या चुनौतियां हैं। फर्स्ट, औपचारिक चार्टर के अभाव के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या देखने को मिलती है। अर्थात जो G20 का जो मंच है वो एक औपचारिक चार्टर के कारण होता है, अर्थात इसका कोई स्थायी रूप से मुख्यालय नहीं है। एक ट्राइकोमा बनाया जाता है। ट्राइकोमा का मतलब एक 3 कंट्री होती हैं इसमें, जिसमें क्या होता है इस साल जो कंट्री G20 शिखर सम्मेलन कर रही है, आगे जो करने वाली है और उसके बाद प्रस्तावित जिस कंट्री में जो है G20 शिखर सम्मेलन होने वाला होता है। इस बार का ट्राइकोमा भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का जो ट्राइकोमा है उसमें तीनों जो है विकासशील देश हैं, जिसमें जो 17वां शिखर सम्मेलन होने वाला है इंडोनेशिया में होगा। भारत 2023 का शिखर सम्मेलन करेगा अपनी अध्यक्षता में, और उसके बाद ब्राजील इसमें शामिल है जो 2024 में अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये जो ट्राइकोमा है 2022, 23, 24, इस बार तीनों जो हैं विकासशील देश इसमें शामिल हैं। तो ये पहली बार हुआ जब 3 विकासशील देशों का जो है ट्राइकोमा बनाया गया। तो ट्राइकोमा कोई मुख्यालय नहीं होता है इसका स्थायी रूप से, इसलिए एक ट्राइकोमा का निर्माण किया जाता है और इस आधार पर जो है क्रमवार रूप से इनको जो है अध्यक्षता दी जाती है कंट्रियों को। तो एक औपचारिक चार्टर के अभाव के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या इसमें देखी जा सकती है। नेक्स्ट, प्रभावी शक्ति का अभाव, क्योंकि G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है। अर्थात G20 जो मंच होता है इसमें जो भी प्रस्ताव लेवे जाते हैं, जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं, जो भी समझौते होते हैं, वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। तीसरा, अप्रभावी आय, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामाजिक असमानता को दूर करने या फिर लोकतंत्र के समक्ष मौजूद वैश्विक खतरों से निपटने में भी यह विफल रहा है। हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी समझौते किए जाते हैं G20 सदस्य देशों द्वारा, चूंकि इसमें ज़्यादातर जितनी कंट्री हैं वह डेवलप कंट्री हैं, और उत्सर्जन के मामले में देखा हमने 80% से अधिक उत्सर्जन यही 20 देश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं पहले से भी। तो ये जलवायु परिवर्तन संबंधी बातें तो करते हैं, लेकिन जो है ये जो है विफल रहते हैं इसको रोकने के लिए। सामाजिक असमानता को दूर करने और लोकतंत्र के समक्ष मौजूद जो वैश्विक खतरों से निपटने में भी अक्सर इनको असफल या विफल देखा जाता है। नेक्स्ट, G20 की सदस्यता के मामले में देखा जाए तो जो समस्या है वह अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व लगभग नहीं के बराबर। देखा कि अफ्रीका महाद्वीप से केवल एक सदस्य देश है, वो भी दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका देशों में जो है सबसे ज्यादा गरीब देश हैं, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व जो है होना चाहिए G20 शिखर सम्मेलन में, ताकि जो वो अपनी समस्याएं हैं वो एक ऐसे मंच में रख सकें जो पूरी दुनिया की जो है GDP को प्रभावित करती है, पूरी दुनिया के लिए जो है सारी चीजें जो है मैनेज करती है, जनसंख्या हो चाहे ट्रेड हो। तो इसलिए अफ्रीकी जो देश हैं उनका भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए, लेकिन अफ्रीकी देशों का जो प्रतिनिधित्व है वह ना के बराबर है। केवल एक कंट्री जो है दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। तो ये कुछ समस्याएं, चुनौतियां होगी जो G20 के मंच में देखने को मिलती है। अब जो है क्या आगे की राह होनी चाहिए, तो इसमें पहली जो बात है कि विभिन्न शिखर सम्मेलनों के दौरान उठाए गए प्रस्तावों, मुद्दों पर जो है वार्ता जारी रखनी चाहिए। अर्थात जो पहले कुछ प्रस्ताव लाए जा चुके हैं तो उन पर जो है लगातार जो है वार्ता जारी रखनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या होने जाना चाहिए कि विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में इसके जो सदस्य देश हैं तो उनको क्या करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए और इसके माध्यम से विकास को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट, बुनियादी ढांचे, खाद्य सुरक्षा और विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
बुनियादी ढांचे के निर्माण पर, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, और जो अभी हाल ही की जो सबसे बड़ी जो पूरी दुनिया में जो समस्या खड़ी है वह फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की हो। तो इसलिए G20 जो देश हैं उनको चाहिए कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करें, और दूसरी जो प्रमुख समस्या जो पूरी दुनिया में इस टाइम रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद या कोविड पैंडेमिक के बाद जो सामने आकर खड़ी हो गई है, खाद्य और ऊर्जा की जो सुरक्षा है, इस पर भी जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट, सभी देशों को विशेष रूप से उभरते बाजारों को एक साथ लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, कोविड-19 के बाद मौजूद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अर्थात कोविड-19 के बाद हमने देखा जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है वह पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, G20 सदस्य देश, जो कि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है दुनिया में वैश्विक स्तर पर, तो इनको एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो कुछ ये वे फॉरवर्ड वाली बातें होगी जो सुधार के स्तर पर होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पर अब ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कोविड-19 के बाद टूट चुकी थी। उभरते हुए बाजारों को जो है विकसित करने के लिए एक दृष्टिकोण उनको प्रदान करें। और दूसरी जो चौथी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पिछले के जो प्रस्ताव हैं, जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको दूर करने के लिए लगातार जो है वार्ता जारी रखनी चाहिए। अब एक हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए हमारा। तो कुल मिलाकर दुनिया आपस में अब इतनी अधिक जुड़ी हुई है और एकीकृत है कि वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा, और इसमें G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। वैश्वीकरण के बाद से पूरी दुनिया जो है एक हो चुकी है, अर्थात किसी देश में जब कोई संकट आता है तो वह समझ लीजिए पूरी दुनिया के लिए संकट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रसिया यूक्रेन का वार जो है पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। तो दुनिया आपस में अब इतनी जुड़ चुकी है, इतनी एकीकृत हो गई है कि जो वैश्विक मुद्दे जो है हल किए जा सकते हैं तो वो जो है एक साथ मिलकर जो है किए जा सकते हैं। तो इसलिए मुद्दों को हल करने के लिए देशों को मिलकर अब काम करना होगा। और चूंकि G20 जो देश है वो पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इस भूमिका में G20 की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एक ये कंक्लूजन लास्ट में लिख देंगे, और इस प्रकार से हमने G20 के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड, एक अच्छा कंक्लूजन, चुनौतियां और मुद्दे हमने देख लिए क्या हैं, G20 की उपलब्धियां, भारत के लिए G20 किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमने देख लिया, और क्या महत्व है G20 का, और इसकी डेवलपिंग फेज को देखा, और इसकी जो कंट्री हैं ये सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। BPSC की जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है चर्चा कर लेते हैं। जो इसका जो दूसरा खंड होता है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है घटनाएं पूछी जाती हैं, जो समसामयिक की घटनाएं होती हैं। ये आपका हो गया सिलेबस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसके हिसाब से पिछली बार जैसे ब्रिक्स सम्मेलन से आया था, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था, तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो चर्चित मुद्दे होते हैं वहीं से BPSC क्वेश्चन बनाता है। तो G20 हो गया, रसिया यूक्रेन का वार हो गया, अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स आया जिसमें 121 देशों में भारत का जो स्थान है वह 107वां है। तो भारत कैसे फूड सिक्योरिटी को जो है इसके जो कंसर्न को दूर करे, क्या भारत ने कदम उठाए, बिहार सरकार ने भुखमरी और जो गरीबी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए, क्या चुनौतियां हैं भी, ये सारे टॉपिक आने वाली वीडियो में देखेंगे। अफगानिस्तान का मुद्दा शामिल करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO समिट इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो उसमें बना दिया है। और नेक्स्ट श्रीलंका क्राइसिस वाला देख लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट समझौते हैं भारत और USA के बीच, भारत और जापान के बीच, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लगभग 15 से 20 टॉपिक जो होंगे उन पर जो है आप लोगों को वीडियो के साथ में PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और BPSC में जो 5 क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 3 क्वेश्चन जो है लगभग इन जो हम लोग 15-20 टॉपिक पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स के, उन्हीं से आपको फंस जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।